हेलो एवरीवन, दिस साइड गोविंद और स्वागत है आप लोगों का सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्स के न्यू लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है डायरेक्ट टैक्स का, इसमें जो पहला जो वीडियो था वो स्टडी नोट नंबर 3 जो कि रिटर्न ऑफ इनकम पे था। रिटर्न ऑफ इनकम पे मैंने कहा था कि एक और वीडियो बनाऊंगा इसमें जो बाकी के जो कंटेंट रह गए हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज उसी के बारे में करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है और बस मैं फटाफट इसको रिवाइज कराऊंगा और इसको फटाफट बताऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था? रिटर्न ऑफ इनकम। और हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक किया था? 3.5 तक किया था। 3.5 में इंट्रोडक्शन किया था, आईटीआर के फॉर्म बताए थे, मोड्स बताए थे, लिमिट बताया था और फी बताया था डिफ़ॉल्ट का। इसको भी हमने कंसीडर किया था उस टाइम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे लॉस रिटर्न के बारे में बात करेंगे, बिल्ड के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न जो पर्सन्स हैं, जो और जैसे कि ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, पॉलिटिकल पार्टीज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इन सब के बारे में, इनके जो रिटर्न्स हैं इनकम के, उसके बारे में ही बात करेंगे। फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे कि कोई अगर हमने रिटर्न किया और उसमें कोई दिक्कत हो गया तो उसको रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं। फिर रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसका छोटा सा एक रिवीजन है। आईटीआर कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है? आईटीआर 1 जो होता है इंडिविजुअल के लिए होता है, जो सैलरीज एम्प्लॉयड हो या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी हो और इनकम जो हो 50 लाख तक होना चाहिए। ठीक है, ये था। और उसके बाद क्या था? आईटीआर 2 जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है जिनके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन का कोई इनकम ना हो। आईटीआर 3 क्या था? वो था जिनके पास हो इनकम इसका, प्रोफेशन का और बिजनेस का, इंडिविजुअल एचयूएफ का। आईटीआर 4 उसका था जो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए था, प्रिजम्पटिव इनकम वाले हैं उसके लिए आईटीआर 4 है। आईटीआर 5 किसके लिए था? आईटीआर 5 था अदर देन इन चारों के लिए, मतलब इन चारों के अलावा जो पर्सन है उनके लिए आईटीआर 5 है। आईटीआर 6 उनके लिए था अदर देन कंपनीज क्लेमिंग, मतलब कि जो ट्रस्ट हैं उनके अलावा जो कंपनीज है उनके लिए आईटीआर 6 है। आईटीआर 7 उसके लिए है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज वगैरह के लिए, रिसर्च एसोसिएशन के लिए, उन सब के लिए आईटीआर 7 है। और आईटीआर 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है, वी करके दिया हुआ है, वो जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये चीज़ें हमने किया था। उसके बाद मोड बताया था, पेपर रिटर्न के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। ये अगर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया था। और चाहे तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। फिर हमने बात करी थी कि किसको किसको कैसे कैसे रिटर्न फाइल करना है, इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, और उसके बारे में हमने क्या बात करा था? हमने बात करा था कि पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल पे। फिर हमने एक अमेंडमेंट बात करी थी, जो कि इनकम टैक्स का जो ड्यू डेट है वो अभी अमेंड हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करी थी हमने। उसमें अमेंडमेंट क्या क्या है? अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन अगर किसी का है और उसको 3CEB अगर उसको देना है तो 30 नवंबर। और अगर उसके किसी भी कंपनी के पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कवर्ड नहीं होता है वो कंपनी, तो 31 अक्टूबर। और अगर कोई भी एसएससी है जो अगर ऑडिट में कवर्ड हो रहा है तो उसके लिए 31 अक्टूबर है, और बाकी सारे केसेस के लिए 31 जुलाई है। ये चीज़ें थी। ठीक है, और उसके बाद था कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो उसके लिए क्या था? इनकम अगर 5 लाख तक है तो 1000 का फीस था। अगर इनकम 5 लाख को एक्सीड कर रहे हैं एंड रिटर्न 31 दिसंबर के पहले पहले अगर फाइल कर दिया गया है तो 5000 का फीस है। अगर दिसंबर के पहले पहले फाइल नहीं करा या फिर कोई और केस है तो 10,000 का फी था और अभी भी है। ठीक है, ये था क्विक रीजन। अब आज का वीडियो हम शुरू करेंगे अभी, और आज के वीडियो में क्या क्या आ गया है ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और
बताते हैं क्या क्या है इसमें, और इस वीडियो को ख़त्म भी करना है तो मैं इसको फटाफट इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 3.6 लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न क्या है? सेक्शन 139(3) में दिया हुआ है। और लॉस रिटर्न कहना ये चाहता है कि कोई भी एसएससी अदर देन फ्यू को छोड़ के, ये क्या है कि नॉट कंपलसरी, मेन चीज़ क्या है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर आपको लॉस रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इनकम टैक्स बोलता है। अब कौन कौन से वो लॉस हैं जिनको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो लॉस रिटर्न आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल करना है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर हमने रिटर्न को, लॉस रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल नहीं करा तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। हालांकि कुछ ऐसे भी लॉस हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, और अगर हॉर्स रेस अगर आप मेंटेन करते हो या फिर ओन करते हो, उस बिजनेस से लॉस हुआ है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न को, लॉस रिटर्न को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करा तो। और अगर 3580 जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस का है, उससे भी अगर आपको लॉस हुआ है उसके बिजनेस में तो उसको भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको लॉस रिटर्न को आपको बताना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी कहना चाहता है कि लॉस रिटर्न, अब ये बात कर रहा है लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न। अब जो बिलेटेड रिटर्न है उसमें जो आपने लॉस को डिक्लेयर कर रहा है उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हाउएवर, लेकिन क्या है कि सेटअप ऑफ लॉस ऑफ करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड। दैट मीन्स अगर जो करंट ईयर का कोई लॉस है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको आप सेटअप नहीं कर सकते। यहाँ पे बस केवल कंडीशन ये है कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेटअप करंट ईयर वाले को कर सकते हो, वाइल कंप्यूटर टोटल इनकम इवन इफ द रिटर्न ऑफ लॉस, अगर फाइल हुआ हो ना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर का लॉस है उसको आप सेटअप कर सकते हो। करंट अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको लॉस रिटर्न को फाइल करना है ड्यूटी के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी क्या है कि डिले अगर किसी में फाइल कर रहा है तो कुछ कुछ चीज़ों में उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करें या फिर लॉस की बात करें जो हाउस प्रॉपर्टी का है तो उसको अगर कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं इवन इफ अगर हम लॉस रिटर्न को फाइल नहीं करते ड्यू डेट के अंदर अंदर। तो वही केस है जहाँ पे आप लॉस रिटर्न को अगर ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल नहीं करते हो तब भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो क्या था कि अगर आपको लॉस रिटर्न को कैरी फॉरवर्ड, अगर आपको लॉस रिटर्न आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल नहीं किया तो इन चारों को आप क्या कर सकते हो, इन चारों को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने लॉस रिटर्न को फाइल नहीं किया ड्यू डेट के अंदर अंदर, तब भी आप इनको फाइल कर सकते हो। ये चीज़ थी, ठीक है। आगे कहते हैं कि ऑल्दो द लॉस ऑफ द करंट ईयर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस द रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट, बट द लॉस ऑफ अर्लियर ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस ऑफ दैट ईयर वाज सबमिटेड विद इन द ड्यू डेट। कहना चाहता है कि लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस द रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट। अब करंट ईयर के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो कब तक, जब तक आप लॉस रिटर्न को ड्यू डेट के पहले पहले फाइल नहीं कर देते हो। लेकिन लॉस ऑफ अर्लियर ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस ऑफ दैट ईयर वो सबमिटेड विद इन ड्यू डेट। लेकिन हाँ चलो इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये कहना ये चाहता है कि करंट ईयर का लॉस है उसको आप तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो अगर आपने लॉस को रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन कोई लॉस पहले से चला आ रहा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने उस लॉस जो उस ईयर में आपको लॉस हुआ है उसको, उस लॉस जो ईयर था उसमें जो लॉस रिटर्न जो आपने फाइल किया था वो ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आपने फाइल कर दिया था तो अगर इस साल वो कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो तो उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बस छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये था हमारा लॉस रिटर्न के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, ये है बिलेटेड रिटर्न। अब ये बिलेटेड रिटर्न क्या है, आपको नाम से पता है बिलेटेड, हम विश करते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, वही है, ऐसा ही कुछ है बिलेटेड रिटर्न कि हम रिटर्न बिलेटेड कर रहे हैं, मतलब लेट से कर रहे हैं, जो कि दिया गया है सेक्शन 139 सेक्शन 4 में। उसमें क्या कहता है कि इफ एन एसएससी, अगर कोई एसएससी फेल हो गया, फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के अंदर अंदर उसको फाइल करना था लेकिन उसने फाइल नहीं करा ड्यू डेट के अंदर अंदर,
तो विद इन द टाइम अलाउड अगर उसने नहीं करा, या फिर क्या कह रहा है, विद इन द टाइम अलाउड अंडर नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), कह रहा है कि या तो आपने लॉस रिटर्न फाइल नहीं किया, सॉरी लॉस रिटर्न की बात आ रही है मेरे बार बार दिमाग में, बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया ड्यू डेट के अंदर अंदर, या फिर जो आपको नोटिस मिला था सेक्शन 142(1) का, अगर उसमें टाइम दिया गया था उसके अंदर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो क्या होगा, तो असेसी जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। कब तक, असेसमेंट ईयर के एंड होने तक, या फिर अगर आपका सेक्शन 144 में अगर कंप्लीशन होता है असेसमेंट, तो उसके पहले पहले अगर आपने अगर कर दिया तो आप बिलेट रिटर्न फाइल कर सकते हो। सिंपली अगर मैं बताऊं तो क्या है, सेक्शन 142(1) क्या कहता है, जैसे 142(1) जो है वो इंक्वायरी का है कि अगर क्या होता है, अगर कुछ भी अगर अब आगे हम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर में ये सब आता है, जैसे 142(1), 144 जो है बेस्ट असेसमेंट है। तो उसमें क्या होता है, अगर 141 जो है इंक्वायरी का है कि अगर कोई आपने रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू टाइम के अंदर अंदर, या फिर आपने कुछ सेटिस्फैक्ट्री कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करा, तो उस चीज़ में आपको क्या होता है, आपका जो बेस्ट जजमेंट होता है असेसमेंट 144 में होता है, ठीक है। तो आपको इसमें पहले नोटिस दिया जाता है 142(1) में, तो उसमें आपको नोटिस दे के बताया जाता है कि ये चीज़ें आप दो, अगर आप नहीं देते हो तो आपको 144 में आपका असेसमेंट होता है। तो यही चीज़ कहता है कि अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, उसका टाइम क्या है, बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ये होंगी तो आप इसके पहले पहले रिटर्न को फाइल कर सकते हो। हाउएवर इफ एन एसएससी फाइल्स अ बिलेट रिटर्न, ही वुड बी लायबल टू फी 234(f) एंड 234(a) का इंटरेस्ट। कह रहा है कि वो आप फाइल तो कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको फी देना पड़ेगा, जब हमने इसके ऊपर जो हमने बात करी थी, और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 234(a) का, ठीक है। ये था बिलेटेड रिटर्न। अब क्या है, हाँ ठीक है, अब आता है सेक्शन 139(4)(a). ये क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब सीएमए फाइनल की बात करें ना, तो सीएमए फाइनल में हर एक असेसी का आपको टैक्सेशन पढ़ना है, आपको उसका असेसमेंट पढ़ना है। तो उस असेसमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डीपली उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस ये बताऊंगा मैं कि रिटर्न किसको रिटर्न फाइल करना है, और मतलब कैसे करना है, सिंपली कब करना है, ये मैं थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगा, क्योंकि इनकम के बारे में, कब वो टैक्सेबल होगा वगैरह वगैरह जो उसके बातें होंगी, वो बात होंगी कि किसमें वो होगा जब हम उसका असेसमेंट करेंगे, या फिर जब हम उसका टैक्सेशन वाला जो हम निकालेंगे तब, ठीक है। यहाँ बात करेंगे इसका केवल रिटर्न ऑफ इनकम का। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो उनका दिया है सेक्शन 139(4)(a) में। ये क्या कहता है कि अगर उस एसएससी किसी भी एसएससी का, एवरी पर्सन हु इज इन रिसिप्ट ऑफ, अगर उसको इनकम मिलता है प्रॉपर्टी से उसको इनकम मिलता है जो कि ट्रस्ट में है, या फिर कोई अदर ऑब्लिगेशन से उसको मिलता है जो कि होल्डली या फिर पार्टली चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए हो, या फिर उसको इनकम मिलता है बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो क्या होता है, बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन, अगर आपने उसके ऊपर देखा होगा, जब ITR 6 जब हम देख रहे थे, तो उसमें बोला क्या था कि 6 या 5 ऐसे कुछ था कि आपको रिटर्न तब फाइल करना है जब आप क्या करोगे, एक बार मैं आपको एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कौन सा था ITR, ये था ITR 6 था, ठीक है। ITR 6 में जो एग्जाम्पशन 11 के पहले पहले जो लेना था, उसके अलावा जो कंपनीज थी उसको करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये है कि एग्जाम्पशन क्लेम करने के पहले पहले अगर आपका जो इनकम है वो एक्सीड करता है जो लिमिट है उससे, तो आपको 139(1) के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 100 रुपये की पेनल्टी लगती है। कब तक, जब तक आपका कंटिन्यू है वो फेलियर, ठीक है, तब तक आपको देना पड़ता है। उसके बाद बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी 139(4)(b) में दिया गया है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो रिटर्न को फाइल करता है। वो कब फाइल करता है, जब ग्रॉस टोटल अमाउंट जो है वो एक्सीड करता है जो भी टैक्सेबल इनकम है, वो अगर वो बन जाता है क्लेम बिफोर टेकिंग एग्जम्पशन, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद बात करें तो रिसर्च एसोसिएशन की बात करें तो सेक्शन 139 4C में दिया गया है। रिसर्च एसोसिएशन है, न्यू एजेंसीज है, या फिर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन है, ये फिर या फिर हॉस्पिटल्स, एनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी हैं जो इस सेक्शन में अगर कवर्ड हैं तो उनको 139 4C के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड जो कि 1023D में कवर्ड हो, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो कि 1023DA में कवर्ड हो, ये चीज़ें उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है कब, जब उनका टोटल इनकम जो है बिफोर टेकिंग एग्जाम्शन, मतलब सेक्शन 10 के प्रोविजन को फॉलो करने के पहले पहले जो उनको मिलने वाला है, जो उन 10 से फ़ायदा जो उनको मिलता है, उनको क्लेम करने के पहले पहले अगर उनका जो अमाउंट है अगर वो एक्सीड कर रहा है तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो सेम पहले जैसा 100 रुपये की पेनल्टी उनको देनी पड़ती है जब तक उनका कंटिन्यू जो रहेगा फेलियर, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उनको कैसे रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो उनको एवरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 subsection 1 clause 2 and clause 3 is required to furnish a return in respect of income or loss irrespective of size of income। मतलब कहना चाहता है कि इनको इनकम पे डिपेंड नहीं है, इनको तो फाइल करना ही करना है भैया, ठीक है। बाकी क्या था, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की बात करें तो उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग अगर उनका इनकम टैक्सेबल होता है तो। बाकी इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो अगर जो इन्वेस्टमेंट फंड जो सेक्शन 115 यूबी में कवर्ड है उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कब, 139(1) के अकॉर्डिंग उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, अगर उनका इनकम आता है तो। और लॉस का भी तो करना ही है, वो पहले हम डिस्कस कर लिया। मेन चीज आता है रिवाइज रिटर्न। अब कहना चाहता है कि अगर कोई रिटर्न हमने फाइल करा, अगर रिटर्न हमने नहीं फाइल किया, छूट गया, तो क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर रिटर्न हमने फाइल किया और वो गलत फाइल किया तो क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। इफ एन असेसी डिस्कवर्स एनी ओमिशन, असेसी को पता चला कि भैया हमने ये चीज छोड़ दिया, ये हमसे ओमिट हो गया, या फिर हमें करना ये था हमने कर ये दिया, मतलब सपोज करो हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करना था, हमने 20,000 का क्लेम कर दिया, या तो क्या ये चीज़ें हमें कर सकते हैं, या फिर हमने कुछ और इनकम था उसको हमें दिखाना था जो कि हमने नहीं दिखाया। ऐसे तो इनकम कोई दिखाता नहीं है, लेकिन अगर बोनाफाइड नेचर का कोई बंदा है, मतलब कि उसको है कि उस छूट गया उससे बोनाफाइडली, अगर उससे कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट उसने दे दिया या फिर उससे कुछ छूट गया, तब वो रिटर्न को फाइल कर सकता है, ठीक है। ऐसा लॉ में लिखा है। वैसे तो आजकल कुछ भी हो रिटर्न तो फाइल कर ही देते हैं, बोनाफाइड नेचर हो मेलाफाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा जनरली ऐसा होता है, बट लॉ में क्या लिखा है, अगर उनका बोनाफाइड नेचर है, ओमिशन या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने अगर बोनाफाइडली दिया है तो वो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ही कैन रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) में वो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनका टाइम क्या है, ठीक वैसा ही है बिलेटेड की तरह। असेसमेंट ईयर जो है उसको ख़त्म होने के पहले पहले, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट, इरेगुलर असेसमेंट को ख़त्म होने के पहले पहले, जो भी पहले हुआ उसके पहले पहले आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये था। अब रिवाइज रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया तो वो क्या होता है, वो ओरिजिनल जो आपने रिटर्न फाइल करा होता है उसको रिप्लेस कर देता है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि रिवाइज जो है वो जो ओरिजिनल का है वो छोटा सा एक पार्ट है, उसको हेल्प करने के लिए है, या फिर उसका बस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। जो रिवाइज रिटर्न है वो क्या है, वो खुद अपने आप में कंप्लीट रिटर्न है। मतलब कि रिवाइज आपने फाइल कर दिया तो ओरिजिनल का कोई काम नहीं है, ओरिजिनल अब खत्म हो गया, रिवाइज जो है वो ओरिजिनल हो गया, ठीक है। लेकिन जो टाइम जो होता है वो वही वाला हम लेते हैं, पहला वाला ही। बाकी अगर बात करें तो रिवीजन और रिवाइज रिटर्न, अब देखो ऊपर हमने क्या बात करी थी, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा था, रिटर्न लिखा था, बस ये नहीं लिखा था कि कौन सा रिटर्न। मतलब कि यहाँ पे हम कोई भी रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं, एक रिटर्न को छोड़ के, ठीक है। उसको हम आगे देखते हैं। क्या है कि रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। देखो भैया क्या क्या गवर्नमेंट ने कितना अच्छा दे रखा है कि आपने कोई गलती पे गलती करते जाओ उसको रिवाइज करते जाओ, और रिवाइज रिटर्न कैन अगेन बी रिवाइज्ड, ठीक है। तो ऐसा आप चाहो तो
रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने कोई रिटर्न लेट से फाइल किया, उसको हमने क्या नाम दिया था, बिलेटेड रिटर्न, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो 139(4) में जो हमने फाइल किया था। बाकी बात करें तो लॉस रिटर्न की बात करें तो लॉस रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। एक रिटर्न जो है, रिटर्न जो 142(1) वाला है, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो आप जब भी आपके पास अगर कोई इंक्वायरी का आपके पास नोटिस आता है, तो उस टाइम जो आप रिटर्न फाइल करो ना, तो उस टाइम थोड़ा ध्यान से फाइल करो, उसको देख के फाइल करो कि भैया यहाँ मैं कुछ गलती ना करूँ, क्योंकि इसमें कुछ हमने गलती किया ना, तो उसको फिर हमारे पास रिवाइज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स उसको मना करता है, कहता है कि रिटर्न फाइल और परसुएंट टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ये रिवाइज नहीं हो सकता भैया, वो आपने एक बार कर दिया, आपको हमने बहुत सारे मौके दिए, और उसके बाद भी अगर आप गलती पे गलती करते जा रहे हो, इसीलिए हमने आपको पकड़ा है, इसलिए तो हमने आपको नोटिस दिया था, और हमने आपको नोटिस दिया उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो भैया, अब नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। तो ये था रिवाइज रिटर्न। बाकी बात करें डिफेक्टिव रिटर्न का, ये देखो क्या है, डिफेक्टिव नाम में लिखा है डिफेक्टिव रिटर्न, सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 कहता है कि व्हेन अ रिटर्न टर्म डिफेक्टिव, अगर लिखा है रिटर्न डिफेक्टिव है तो सबको पता है डिफेक्टिव आजकल बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऐसा ही है रिटर्न के मामले में भी, जो रिटर्न में कुछ भी अगर खराबी है, अगर किसी प्रोडक्ट की बात करते हो, तो प्रोडक्ट में कुछ भी कमी होती है, कुछ भी हो, तो आप कह देते हो भैया ये प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक वैसा ही रिटर्न के मामले में है, उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर कोई डॉक्यूमेंट देना था वो आपने नहीं दिया, या फिर आपने टैक्स कैलकुलेट किया, जमा नहीं किया, और आपने रिटर्न को फाइल कर दिया, तो किसी भी तरह का अगर आपने रिटर्न फाइल करने में थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम की है, थोड़ा सा भी कोई डिफेक्ट हुआ है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। अब उसमें क्या क्या आता है एक बार देख लेते हैं। द रिटर्न इज फर्निश्ड विदाउट पेइंग असेसमेंट टैक्स। क्या किया आपने, बिना टैक्स करे रिटर्न को फाइल कर दिया, ठीक है। आपने जो लगाया हुआ था वो आपने फिल नहीं किया, जो एनेक्जर था, वो स्टेटमेंट वगैरह था, जो आपने रिटर्न दिया उसमें जो आपको उसके साथ जो डॉक्यूमेंट देने थे वो नहीं दिया आपने। वैसे तो आजकल कोई साथ में कोई डॉक्यूमेंट वैसे देते नहीं है, किसी किसी केस में देते हैं, जैसे कि टॉक्स ऑडिट रिपोर्ट है, ये चीज़ें देनी पड़ती हैं, जनरली हम किसी में देते नहीं हैं। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन आपको देना था, आपने नहीं दिया। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी लगाना था, वो आपने नहीं दिया। या फिर टीडीएस का, टीसीएस का, एडवांस टैक्स का जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना था वो आपने उसमें नहीं लगाया। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना था वो आपने नहीं किया। ये चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद आपको रेगुलर बुक जो आपको मेंटेन करनी थी वो आपने नहीं की। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सीएमए फाइनल, ये सीएमए फाइनल का लेक्चर है, और यहाँ बात किसकी आ रही है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की। जो सीएमए का मेन चीज़ यही है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो आपको 233B में जो कंपनी जाके बताता है, ये तो वही है 1956 वाला है पुराना। तो कह रहा है कि उसमें जो आपको रिपोर्ट देनी थी वो आपने नहीं दी। तो ऐसे कोई भी चीज़ आपने नहीं की है, कुछ भी चीज़ आपने डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। तो उसमें क्या है, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। इफेक्ट ये है कि असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वेयर द असेसिंग ऑफिसर कंसीडर्स दैट द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर इज डिफेक्टिव, अगर उसको मानता है कि भैया जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू द टैक्स पेयर एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। वो कह रहा है कि ठीक है, हो जाता है डिफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें एक टाइम देता हूँ, तुमने जो गलती करी है उसको ठीक कर लो। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है असेसिंग ऑफिसर। वो एक टाइम देगा कि जी तुम इस टाइम के अंदर अंदर अपने डिफेक्ट को ठीक कर लो। अगर तुमने उसको डिफेक्ट को ठीक नहीं किया और तुम्हारा इंटेंशन ठीक है, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम ले लो और उसके अंदर तुम ठीक कर लो। और तुमने उसके अंदर भी ठीक नहीं किया ना, फिर दिक्कत की बात है। तो उसी का बात है, टाइम लिमिट क्या है इसमें, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। कहता है कि द असेसी मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। अब कह रहा है कि जब ने इंटीमेशन दिया ना, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप रेक्टिफाई कर लो। अब देने की बात नहीं है, मैंने देना यूज किया लेकिन देना नहीं है। यहाँ पे क्या बोला इसने, सर्व्ड। यहाँ पे इनकम टैक्स में ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या बोल रहा है ये
टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे डेट देने की नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि सॉफ्ट इनकम टैक्स में आप देखोगे ना तो बहुत जगह यूज हो रहा है। बेसिकली जब आप पढ़ोगे असेसमेंट प्रोसीजर तो उसमें आपको ये टर्म ज़्यादा मिलेगा सॉफ्ट का, नोटिस वगैरह का। तो सॉफ्ट का मतलब कि वो उसको रिसीव हो गया, जिसको आप दे रहे हो उसको अगर वो रिसीव हो गया, वो जब वो रिसीव कर रहा है नोटिस को, तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करना होता है। या फिर अगर कुछ उसने टाइम ज़्यादा अलॉट किया असेसिंग ऑफिसर ने तो रेक्टिफाई कर सकते हैं वो। लेकिन क्या है कि अब असेसिंग ऑफिसर ने जो टाइम दिया तुम्हें 15 डेज के अंदर अंदर तुमने रेक्टिफाई नहीं किया, जो उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया उसके अंदर अंदर भी तुमने रेक्टिफाई नहीं किया, लेकिन असेसमेंट जो आपका ख़त्म होना था उसके पहले पहले आपने रेक्टिफाई कर दिया, तो असिस्टिंग ऑफिसर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। वही कह रहा है कि where the taxpayer rectifies the defect after the expiry of the period of 15 days or such extended period but before the assessment is completed, उससे पहले पहले उसने तुमने कर दिया, असेसिंग ऑफिसर कैन कंडन सच डिले, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है उस डिले को। लेकिन तुमने क्या किया भैया, कंसिक्वेंसेज व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, तुमने उसको रेक्टिफाई किया ही नहीं। If defect is not rectified within the time limit, the assessing officer will treat the return as an invalid return। अब भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क, उसने क्या बोल दिया कि तुमने लिमिट के अंदर अंदर जो टाइम दिया गया था उसमें तुमने रेक्टिफाई नहीं किया ना सॉरी, तो तुम्हारा जो रिटर्न जो तुमने फाइल किया था ना उसको मैं कर रहा हूँ इनवैलिड। और अब इनवैलिड का सिंपली मतलब क्या हुआ कि तुम हो गए अब डिफॉल्ट, तुमने कर दिया डिफॉल्ट, तुम हो गए, मतलब भैया तुम्हारा कांड हो गया, तुमने एक गलती कर दी। और ये माना जाएगा कि इफ द टैक्स पेयर हैड फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न एट ऑल, तुमने माना जाएगा कि तुमने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया। अब जब तुमने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब आपको नोटिस आएगा और चीज़ों का आएगा, सेल्फ असेसमेंट होगा, उसके सॉरी बेस्ट जजमेंट होगा, उसके बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, बाकी बाकी जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स में वो चीज़ें होंगी। बाकी कहना क्या चाहता है, ये नोट में दिया हुआ है इसने, करंटली द असेसर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश पेपरलेस रिटर्न, that is no document proof or report other than some specified report required to be furnished electronically is required to be attached with the return of income. In this regard, the return of income shall not be considered as defective return. However, the assessee should retain this document proof or a report with himself. If called by the income tax authority during any proceeding, it shall be incumbent अपॉन द असेसी टू फर्निश और प्रोड्यूसर सेम। मतलब क्या कह रहा है कि देखो आजकल जो रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं पेपरलेस कर रहे हैं, मतलब कोई आजकल प्रूफ नहीं लग रहा है, तो उसी इसका बेनिफिट भी लोग उठा रहे हैं। ऐसा किस में उठा रहे हैं, कोई और जो छोटा छोटा जो एग्जाम्पशन होता है, जो जैसे कि सैलरी वाले पर्सन है तो उसमें कुछ एग्जाम्पशन होते हैं, उससे वो एग्जाम्पशन को क्लेम कर लेते हैं, भले ही उनके पास वो हो ना हो, वो तो ऐसे क्लेम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत चीज़ है। अगर वो कर लेते हैं और इनकम टैक्स में अगर वो पकड़े जाते हैं, इन द सेंस उनको नोटिस आता है, तो उनको उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। यही कह रहा है कि अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट के फर्निश किया, कुछ केस जो हैं जिनको टैक्स ऑडिट वगैरह कराना है उनको छोड़ के, उनको अलावा बिना डॉक्यूमेंट के अगर आप पेपरलेस रिटर्न फाइल करते हो तो उसको हम डिफेक्टिव नहीं बोलेंगे, वो ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने या फिर किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अगर आप कुछ डिमांड करा कि इन चीज़ों को लेके आओ आप इंक्वायरी वाले में जैसे था, तब आपको उसको लेके जाना पड़ता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये तो हो गया, रिटर्न फाइल करना है कौन करेगा, अब देखेंगे ना। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न जब फाइल करते हो उसको फाइल करने के पहले पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा उसके बारे में बात करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न इंडिविजुअल की बात करें तो जनरली कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा। अगर वो एब्सेंट है तो कोई और जो ऑथराइज पर्सन है वो करेगा, या फिर अगर वो मेंटली डिसेबल्ड है तो जो उसका गार्जियन जो बंदा होगा वो कर देगा। ठीक है, या फिर कोई और रीजन से वो पॉसिबल नहीं है उसका रेक्टिफाई वो करना, वेरीफाई करना, तो जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो कर देगा। HF केस में बात करें तो जनरली
करता नहीं है तो कोई भी एडल्ट पर्सन कर सकता है। फॉर्म की बात करें तो जनरली एमडी करता है, सॉरी एमडी नहीं, मैनेजिंग पार्टनर, सॉरी, ओके। और अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर अगर नहीं कर रहा तो कोई भी एडल्ट पार्टनर कर सकता है। एलएलपी की बात करें तो जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है। और अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर वो नहीं कर पाता तो कोई भी पार्टनर कर सकता है। लोकल अथॉरिटी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है। कंपनी की बात करें तो जनरली एमडी करता है। और अगर एमडी नहीं है या फिर वो पॉसिबल नहीं है एमडी द्वारा करना तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, ठीक है। और अगर जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी में है, वेयर द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में अगर वो है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अथॉरिटी के द्वारा, तो वो करते हैं इंसॉल्वेंसी अथॉरिटी। अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो करेगा विद पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ पावर अटॉर्नी वो अटैच करेगा रिटर्न के साथ। अगर जो वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का तो लिक्विडेटर करेगा, ठीक है। और वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट ले रखा है तो प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। और कोई एसोसिएशन की बात करें तो उसमें कोई भी मेंबर करेगा या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। और किसी और केस की बात करें तो जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो करेगा, ठीक है। ये था हमारा वेरिफिकेशन कि वेरीफाई कौन करेगा रिटर्न को, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है कोटिंग ऑफ आधार नंबर। ये नया कॉन्सेप्ट आया कि आपको सेक्शन 139 डबल ए में ये बताया है कि आपको आधार कोड करना पड़ेगा। आधार आजकल आप देख रहे हो कि हर एक जगह आधार की लिंकिंग हो रही है, इससे बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो घपले वपले कर रहे हैं, जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ी सी मुश्किल की बात है और परेशानी की बात है कि वो सब कुछ आधार से अटैच हो जाएगा तो उनको करने में परेशानी होगी, तो उनको ये दिक्कत हो रही है ज़्यादा कि हम भैया नहीं कराएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप नहीं करोगे तो हम आपके पैन कार्ड को इनऑपरेटिव कर देंगे, मतलब कि आपको अपने पैन कार्ड से भी आधार को ऐड कराना पड़ेगा। और आजकल आप देखोगे तो आपको किसी भी चीज़, जब कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो उसमें आपको अपना आधार और पैन तो देना ही देना हो रहा है। तो यही है कि आपको सब कुछ सेंट्रलाइज हो रहा है अब एक जगह से सब कुछ। वन टैक वन नेशन वन टैक्स पहले ही था, अभी सब कुछ सेंट्रलाइज भी हो रहा है। तो क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, जो भी आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है वो क्या करेगा, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जब अलॉट करा रहे हो उसमें आधार नंबर लिंक कराओ और रिटर्न ऑफ इनकम में भी दो। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप रिटर्न ऑफ इनकम में आधार नंबर अपना दे सकते हो, ऐसा है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर आपने दिया तो उसका एनरोलमेंट आईडी जो है आधार का वो आप उसमें दे सकते हो नहीं, देना है, शैल बी कोटेड, राइट। इसमें शैल भी लिखा है, टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपको देना है। और उसके बाद कह रहा है कि जो भी पर्सन जो 1 जुलाई 2017 के पहले जिनको अलॉट हुआ है पैन, वो अपने आधार को लिंक कराएं। अभी नोटिफिकेशन भी आया था कुछ दिन पहले इसके रिगार्डिंग। लेकिन इसमें क्या बोला है कि आधार नंबर आपको देना पड़ेगा उसमें बिफोर 31 मार्च 2021, जो कि अभी तो बीत चुका है, मे बी डेट एक्सटेंड शायद हो गया अभी। और अगर कोई फेलियर होता है उसमें तो आपका जो पैन नंबर है उसको गवर्नमेंट जो है वो इनऑपरेटिव कर देगी। और ये जब तक नहीं होता है तब तक ये डेट एक्सटेंड होता ही जाएगा मेरे ख्याल से। और कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू नोटिफाई पर्सन, कुछ पे जो नोटिफाई हुआ है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा प्रोविजन, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेज नोट नंबर 3 जो होता है कंप्लीट, जो कि था रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। और मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं शॉर्ट में इसका रिवीजन कराऊंगा, जो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा जो चैप्टर है उसको रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। उसमें मैं हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। और पहला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगर और चीज़ें देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो उसमें और सारी वीडियो में डाल रखे हैं। CMA फाइनल के रिगार्डिंग आप बिजनेस वैल्यूएशन का अगर आप चैप्टर पढ़ोगे पेपर नंबर 20 तो उसमें गुडविल का चैप्टर है। पेपर नंबर 17 पढ़ोगे उसमें भी गुडविल का चैप्टर है। पेपर नंबर 20 पढ़ोगे उसमें भी गुडविल का चैप्टर है। तो इसलिए आपको गुडविल का चैप्टर आपको हर एक जगह मिलेगा, तो उसको आपको देखना है। तो आपको मैंने वीडियो दे रखा है, आप मेरे चैनल में आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा हो। और कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा
तो बताओ, कमेंट में बताओ और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे डायरेक्ट टैक्स के नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि ये हो गया आज, टाइम जो है वो बढ़ते ही जा रहा है और एग्ज़ाम जो है वो पास आते जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ते रहो आराम से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।